हेलो स्टूडेंट, कंसेप्ट फिजिक्स क्लास के इस न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। बैक वाले वीडियो में हम लोग समानांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का मान निकाले थे जब उसके अंदर डाई इलेक्ट्रिक स्लैब को भरे थे। आज हम लोग इस वीडियो में गोलीय प्लेट संधारित्र का अध्ययन करेंगे, जो संधारित्र का दूसरा प्रकार है। पहला प्रकार जो होता है वो समानांतर प्लेट संधारित्र होती है, उसका हम विस्तारित रूप से अध्ययन बैक वाले वीडियो में कर लिए हैं। तो आइए अब इसको हम अध्ययन करते हैं, जिसको बोलते हैं स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर। इसका डिफिनेशन को ध्यान समझिएगा। वैसा संधारित्र जिसमें संग्राहक तथा संघनक प्लेट, संग्राहक प्लेट उसे कहा जाता है जिस पर प्लस आवेश रहती है, और संघनक प्लेट उसे कहा जाता है जिसे पृथ्वी के साथ भूसंपर्कित किया जाता है, यानी उस पर निगेटिव चार्ज रहता है। तो इसके जो दोनों प्लेट हैं एक सकेंद्रीय वृत्त के रूप में रहते हैं, यानी सकेंद्रीय वृत्त का अर्थ होता है कि एक ही केंद्र से खींची गई दो वृत्तों को हम क्या बोलते हैं, सकेंद्रीय वृत्त, जिनकी त्रिज्या अलग अलग होती है, उस रूप में होते हैं। तो उसे हम क्या बोलते हैं, स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर। तो आइए इसकी डिफिनेशन को लिख लेते हैं। तो लिखेंगे वैसा संधारित्र जिसका संग्राहक तथा संघनक प्लेट एक दूसरे के समानांतर होता है, उसे संघनक प्लेट तथा संग्राहक तथा संघनक प्लेट एक सकेंद्रीय वृत्त के रूप में रहता है, एक सकेंद्रीय वृत्त के रूप में रहता है, उसे गोलीय प्लेट संधारित्र कहा जाता है। गोलीय प्लेट संधारित्र कहा जाता है, यानी वैसा संधारित्र जिसका संग्राहक तथा संघनक प्लेट एक सकेंद्रीय वृत्त के रूप में क्या करता है, रहता है, उसे हम क्या बोलते हैं, गोलीय प्लेट संधारित्र कहा जाता है। अब हम गोलीय प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक प्राप्त करेंगे। तो यहां लिखते हैं गोलीय प्लेट संधारित्र की धारिता, ध्यान से देखिएगा, बहुत सिंपल से निकलेगा। अब देखिए, सबसे पहले हम गोलीय प्लेट संधारित्र के डायग्राम बनाएंगे। तो इसमें क्या होता है, देखिए इस प्रकार इसकी डायग्राम बनती है। ये आपका एक प्लेट हो गया और ये आपका एक दूसरा प्लेट हो गया, और ये इसका सेंटर हो गई, और यहां से यहां तक जो इसकी त्रिज्या है उसको मैं मान लिया R1, और इसकी जो त्रिज्या है वो कितना है, R2, और इस पर पॉजिटिव चार्ज है। तो इस प्लेट को हम क्या बोलेंगे, ये संग्राहक प्लेट है। ध्यान से समझिएगा, इसको बोला जाता है संग्राहक प्लेट, और इस पर उतना ही क्या है, माइनस है, इस पर उतना ही माइनस है, और इसको पृथ्वी के साथ भूसंपर्कित किया गया है, पृथ्वी के साथ भूसंपर्कित कर दिए। इसको मान लिया कि इस प्लेट का नामकरण मैं कर दिया, ये A है और ये B है, इसका विभव निकालना है, ध्यान समझिएगा। और इस पर प्लस क्यू आवेश, तो इस पर उतना ही क्या है, माइनस क्यू आवेश है। तो माना कि, ध्यान समझिएगा, माना कि AB एक गोलीय प्लेट संधारित्र है जिनकी त्रिज्या क्रमशः R1 तथा R2 है। तो हम लिखेंगे गोले A पर विभव, गोले A पर विभव कितना होगा, इसको इंडिकेट कर रहे हैं V1 से। तो विभव का सूत्र हम जानते हैं, KQ बटा क्या होता है, R होता है, बैक वाली वीडियो में पढ़े हैं। तो विभव V1 बराबर क्या हो जाएगा, KQ, अब बाटा में R1, इसके पास पॉजिटिव चार्ज है इसलिए प्लस Q लिखे हैं। अब यहां से लिख रहे हैं गोले B पर विभव, तो इसको लिख लेते हैं V2, और इसका सूत्र हो जाएगा -KQ, क्योंकि यहाँ निगेटिव चार्ज है और दूरी हो जाएगी आपकी
R2। अब यहां से क्या लिखेंगे, कुल विभव निकाल देंगे, तो कुल विभव बराबर हो जाएगा, कुल विभव V बराबर V1 प्लस V2। अब यहां से V1 का मान रख देंगे, तो KQ बाटा क्या हो जाएगी, R1 अब प्लस V2 का, तो देखिए यहाँ प्लस यहाँ माइनस, तो माइनस हो जाएगा KQ बाटा ये क्या हो जाएगी, R2 हो जाएगी। अब इसमें से KQ को हम क्या कर लेंगे, हम कॉमन कर लेंगे, और इसका जो बचेगा वो लिखेंगे, तो कितना हो जाएगा 1 बाटा R1, और इसका बचेगा 1 बाटा R2। समझ पा रहे हैं आप, इसमें से KQ को क्या कर लिए, कॉमन कर लिए, तो 1 बाटा R1 माइनस 1 बाटा R2। अब यहां से इसका एलसीएम निकाल देते हैं, तो जब हम एलसीएम निकालेंगे तो देखिए क्या होगा, V बराबर KQ, यहां से एलसीएम निकालेंगे तो ये हो जाएगा R1 इंटू R2 होगा ना, R1 से कटाइएगा तो क्या जाएगा ऊपर R2, और R2 से कटाइएगा तो क्या जाएगा आपका R1, ब्रैकेट बंद, और K का मान भी रख सकते हैं, K का मान होता है 1 बाटा 4 पाई एप्सिलॉन, और ये हो जाएगा Q, और ये हो जाएगा R2 माइनस R1, अब बाटा में R1 इंटू R2। ये किसका मान निकला, विभव का मान निकला। हमें क्या निकालना है, धारिता, तो यहां से चलेंगे, धारिता C बराबर, यहां से आगे बढ़ते हैं, धारिता C बराबर सूत्र क्या होता है, तो Q बाटा V, तो यहां लिखेंगे Q बाटा V। अब यहां से Q जो कहते हैं लिख देंगे, और V का यहां से मान रखेंगे, तो V का मान कितना है देख लीजिए, 1 बाटा 4 पाई एप्सिलॉन ये Q, और ये आपका आया R2 माइनस R1, अब बाटा में R1 इंटू R2। अब यहां से Q से Q को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, और 4 पाई एप्सिलॉन R1 इंटू R2 कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो C बराबर हमें मिलेगी 4 पाई एप्सिलॉन R1 इंटू R2, अब बाटा में R2 माइनस R1। कोई दिक्कत, यही गोलीय प्लेट संधारित्र की क्या हो गई, धारिता हो गई। गोलीय प्लेट संधारित्र की धारिता कितनी होती है, 4 पाई एप्सिलॉन R1 इंटू R2 बाटा में R2 माइनस R1, और ये मीडियम के अनुसार ये बदलता रहेगा। अब जैसे यहाँ से और आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा, स्क्रीनशॉट करना चाहते हैं तो कर लीजिए, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। देखिए अब यहां से हम आगे बढ़ते हैं, अब यहां से लिखते हैं माध्यम की विद्युतशीलता। बैक वाले वीडियो में भी हम इसका अध्ययन किए हैं, माध्यम की विद्युतशीलता, इसको हम एप्सिलॉन एम द्वारा सूचित करते हैं। तो अब जब इस फार्मूला में एप्सिलॉन यानी माध्यम की विद्युतशीलता का जब यूज किया जाएगा, तो C बराबर आपकी सूत्र हो जाएगी, केवल इसको बदल दिया जाता है, 4 पाई एप्सिलॉन के जगह एप्सिलॉन एम रख देंगे, और ये हो जाएगा R1 इंटू R2, अब बाटा में R2 माइनस R1। कोई दिक्कत, एक और आगे बढ़ते हैं जिसका नाम होता है अपेक्षिक विद्युतशीलता। इसे हम एप्सिलॉन R से सूचित करते हैं, जिसका सूत्र होता है किसी माध्यम की विद्युतशीलता तथा निर्वात या हवा की विद्युतशीलता की अनुपात को, यानी एप्सिलॉन एम बाटा एप्सिलॉन। अगर हम यहां से एप्सिलॉन एम का मान निकालते हैं तो ये क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन R इंटू एप्सिलॉन। अब इसका मान इसमें रख देंगे तो एक और धारिता आ जाएगी, तब धारिता का सूत्र हो जाएगा आपका, यहां से ध्यान से देखिएगा, बात समझ पा रहे हैं। अब धारिता का सूत्र हो जाएगी आपकी C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन एम के जगह पर रख देंगे एप्सिलॉन R इंटू एप्सिलॉन, और ये हो जाएगा R1 इंटू R2, अब बाटा में R2 माइनस R1। अलग अलग माध्यम के लिए हम गोलीय प्लेट संधारित्र की धारिता का क्या कर लिए, व्यंजक प्राप्त कर लिए। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। तो अब हम तीसरा संधारित्र का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है बेलनाकार प्लेट संधारित्र। आगे की ओर बढ़ते हैं, बेलनाकार संधारित्र का अध्ययन करते हैं। बेलनाकार संधारित्र का अर्थ होता है वैसा संधारित्र जिसका संग्राहक तथा संघनक प्लेट एक दूसरे के समकक्षीय रूप में रहते हैं, सब क्या बोलते हैं, बेलनाकार संधारित्र। इसे क्या बोलते हैं हम, बेलनाकार संधारित्र।
तो यहां से इसकी थोड़ी सी डिफिनेशन है, उसको लिख लेते हैं। लिखते हैं वैसा सांधारित्र जिसका संग्राहक तथा संघनक प्लेट एक दूसरे के समकक्षीय रूप में रहते हैं, उसे बेलनाकार प्लेट सांधारित्र कहा जाता है। उसे बेलनाकार प्लेट सांधारित्र कहा जाता है। वैसा सांधारित्र पुनः समझ लीजिए जिसका संग्राहक तथा संघनक प्लेट एक दूसरे के समकक्षीय रूप में रहते हैं, उसे बेलनाकार प्लेट सांधारित्र कहा जाता है। इसका मुझे अगर धारिता निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिए। इसकी धारिता हम कैसे निकालेंगे, जैसे हम समानांतर प्लेट का निकाले थे धारिता, जैसे हम गोलीय प्लेट का निकाले थे, इसी तरह हम बेलनाकार प्लेट सांधारित्र के लिए धारिता निकालेंगे। तो सबसे पहले बेलनाकार प्लेट सांधारित्र की डायग्राम बनाते हैं। तो देखिए ये आपका एक बेलन हो गया और ये आपका एक यहां से ये आपका एक दूसरा बेलन मैं बना दिया इस प्रकार। ध्यान से समझेंगे। अब यहां से इसको मैं मान लिया कि ये A है, इसको मैं मान लिया कि ये B है, इस पर आपका ऋण आवेश है और इस पर आपका धन आवेश है। ध्यान समझिएगा। तो ये ऋण आवेश है, इसे पृथ्वी के साथ भूसंपर्कित करा देते हैं। पृथ्वी के साथ ये भूसंपर्कित हो गया, यानी इसको हम बोलेंगे संघनक प्लेट, इसको बोलेंगे संघनक प्लेट, समझ रहे हैं। और इसको बोलेंगे हम, और इसका नाम रख देते हैं B, और इसको हम बोलेंगे संग्राहक प्लेट। संग्राहक, इसको हम क्या बोलेंगे, संग्राहक प्लेट। इसकी त्रिज्या, और इसको बोला जाता है समअक्षीय, समान अक्ष, इसका अक्ष हो गया। यहां से इसकी जो त्रिज्या है इसको मैं मान लिया R1, और इसकी जो त्रिज्या है उसको मैं मान लिया R2। बात समझ रहे हैं। और इससे R दूरी पर मान लेते हैं कहीं एक P बिंदु है। इसी P बिंदु पर सबसे पहले मुझे क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ध्यान से समझेंगे इस फिगर को। कैसे इसको लिखेंगे, माना कि AB एक बेलनाकार प्लेट सांधारित्र है। माना कि AB एक क्या है, बेलनाकार प्लेट सांधारित्र है, जिनकी त्रिज्या R1 तथा R2 है। इससे R दूरी पर कहीं एक P बिंदु स्थित है। इससे R दूरी पर कहीं एक P बिंदु स्थित है। इसी P बिंदु पर सबसे पहले हम विद्युतीय क्षेत्र निकालते हैं। तो लिखते हैं इस P बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र, इस P बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र E बराबर क्या होगा। तो हम लोग गॉस का अनुप्रयोग का जब अध्ययन कर रहे थे तो हम पढ़े थे कि अनंत एक सीधे लंबाई के तार के कारण जो विद्युतीय क्षेत्र का सूत्र होता है वो कितना होता है, बैक वाले वीडियो में पढ़े। इस P बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र का जो मान होगा, गॉस के अनुप्रयोग में हम अध्ययन किए हैं कि P बिंदु पर एक अनंत लंबाई के सीधे चालक तार के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसका सूत्र होता है लेम्डा बटा 2 पाई एप्सिलॉन r, जहां लेम्डा क्या है, जहां लेम्डा को बोलते हैं रेखीय आवेश घनत्व। इसको हम क्या बोलते हैं, रेखीय आवेश घनत्व। इसका सूत्र होता है चार्ज बाटा लंबाई, यानी लेम्डा का सूत्र होता है Q बाटा L। ये भी हम लोग पढ़े हैं, चार्ज बाटा लेंथ। तो अब देखिए
आगे की ओर बढ़ रहे हैं, इस पी बिंदु पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो लैम्डा बटा 2 पाई एप्सिलॉन आर के क्या होगी, बराबर होगी, जिसको हम गॉस के अनुप्रयोग में अध्ययन किए थे। अब यहां से चलेंगे, वी नो डैट हम जानते हैं हमें प्राप्त है विद्युतीय क्षेत्र तथा विद्युतीय विभव के बीच संबंध, उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है E बराबर माइनस dV बाटा dr। E बराबर माइनस dV बाटा dr। अगर हम यहां से V निकालें तो dV बराबर हो जाएगा माइनस EdR, होगा ना, ध्यान से समझिएगा। E बराबर माइनस dV बाटा dr, तो dV बराबर क्या हो जाएगा, माइनस EdR। अब आगे बढ़ते हैं, अब यहां से लिखते हैं dV बराबर माइनस, अब E का मान यहां से रखते हैं, E का मान कितना आया है, लेमडा बाटा में 2 पाई एप्सिलॉन r, और ये हो जाएगा इनटू dr। अब यहां लिखेंगे दोनों तरफ समाकलन करने पर, दोनों तरफ क्या लेंगे, समाकलन करेंगे। अब दोनों तरफ समाकलन करेंगे तो ये हो जाएगा समाकलन dV, समाकलन का ये चिन्ह होता है, और ये हो जाएगा माइनस लेमडा बाटा 2 पाई एप्सिलॉन बाहर हो जाएगी, और समाकलन के अंदर हो जाएगा dr बाटा r। ये आपको पता होगा, मैं कितना बार बता चुका हूं कि जब भी समाकलन किया जाता है तो d के पीछे वाले अक्षर को देखा जाता है, d के पीछे जो अल्फाबेट के अक्षर लगे रहते हैं वो समाकलन के अंदर रहेंगे, बाकी सब बाहर चले जाएंगे क्योंकि वो कांस्टेंट हो जाते हैं। तो देखिए d के पीछे r लगा है, इसलिए r को मैं अंदर रखा और बाकी सबको क्या कर दिया, बाहर कर दिया। अब यहां से हम इसका लिमिट लेते हैं, तो इसका लिमिट जो होगा आपकी हो जाएगी R1 से लेकर कहां तक, R2 तक, सॉरी R2 से लेकर आपका हो जाएगा R1 तक, R2 से लेकर R1 तक, यानी इसमें आपकी जो लोअर लिमिट होगी वो R2 होगा, और अपर लिमिट जो होगा वो क्या होगी, R1 होगा। अब यहां से ध्यान दीजिएगा, अब आगे बढ़ते हैं। अब यहां से dV का जो समाकलन होता है वो V होता है। अब यहां से लिखेंगे माइनस लेमडा बाटा 2 पाई एप्सिलॉन। अब यहां से इसका सूत्र होता है, देखिए लिख देते हैं, समाकलन dx बाटा x, इसका सूत्र होता है log x। इसका सूत्र क्या होता है, log x, और बेस E जो है छिपा रहता है, बेस E जो है वो क्या होता है, छिपा रहता है। इसका dx बाटा x का सूत्र होता है log x, जिसका बेस E छिपा रहता है। तो इसी तरह जब इसको तोड़ेंगे तो देखिए इसी फार्मूला पे है dx, नीचे भी x, तो इसी तरह dr बाटा r, तो इसका सूत्र हो जाएगी log r, और यहां से लिमिट लिखेंगे R2 से R1 तक। रखते हैं, इधर देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, इसका स्क्रीनशॉट करना चाहते हैं कर लीजिए, इसके बाद हम इधर से आगे बढ़ते हैं। देखिए अब यहां से हम आगे बढ़ते हैं, लिमिट को रखते हैं, तो V बराबर हो जाएगा माइनस लेमडा बटा 2 पाई एप्सिलॉन, समाकलन का लिमिट रखना है, देखिए R के जगह पर R1 और एक बार R2, और बीच में माइनस का चिन्ह, तो यहां लिखेंगे log R1 माइनस log R2। और अगर आपको समाकलन का लिमिट रखने में प्रॉब्लम आ रही है, समाकलन में दिक्कत आ रहा है, तो हम 11th क्लास के बेसिक फिजिक्स में समाकलन पढ़ाए हैं विस्तारित रूप से, वहां से उस वीडियो को देख लीजिए। आपको कोई भी समाकलन करने में कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। उस वीडियो को एक बार जरूर अध्ययन कीजिए, तब जाकर आपकी समाकलन जब भी फिजिक्स में आ रही है वहां प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहां से आगे बढ़ते हैं, देखिए एक बार अपर रख दिए, एक बार लोअर रख दिए। अब यहां से लिखते हैं V बराबर लेमडा बाटा 2 पाई एप्सिलॉन, इसमें से माइनस को कॉमन कर लिए तो R2 आ जाएगा आगे और R1 चला जाएगा पीछे। बात समझ रहे हैं, देखिए यहाँ माइनस है, इसमें से माइनस को कॉमन किए तो माइनस माइनस क्या बन गया, प्लस, और log R2 आ गया आगे और log R1 आ गया पीछे। अब यहां से एक सूत्र बैठाते हैं, हम लोग log का भी अध्ययन किए हैं, log भी हम
11th क्लास के बेसिक फिजिक्स में पढ़ाए हैं, वहां हम एक फार्मूला पढ़ाए थे लॉग, यहां से लिखेंगे m माइनस लॉग n, लॉग m माइनस लॉग n, इसका सूत्र होता है लॉग m बाटा n। इस फार्मूला पर इसको क्या कर देंगे, तोड़ देंगे। ध्यान समझिएगा, log m माइनस log n बराबर सूत्र होता है log m बाटा n, इसका बेस ई छिपा हुआ है, तो m का काम कर रहा है R2 और n का काम कर रहा है R1। इतना को हम इतना भी लिख सकते हैं log R2 बाटा R1। बात समझ रहे हैं? तो अब देखिए इधर आगे बढ़ते हैं, तो इसको लिखेंगे कैसे हम, ध्यान से देखिएगा। आपको समाकलन, पुनः मैं एक बात बता दूं कि फिजिक्स की जितने भी फार्मूला ज्यादातर प्राप्त किए जाते हैं, हमें व्यंजक प्राप्त करना होता है, उसमें मैथ का बहुत बड़ा योगदान है। तो मैथ की जो मेन आपकी जो शाखाएं हैं, जैसे आपका समाकलन, अवकलन, लॉग, बीजगणित, इसका जो कंसेप्ट है आपको बहुत मजबूत होना चाहिए। अगर वो मजबूत है तभी आप फिजिक्स के किसी भी व्यंजक को, फार्मूला को प्रूव कर सकते हैं, अन्यथा आपको दिक्कत होगी। इसलिए मैं 11th क्लास के बेसिक फिजिक्स में उसको विस्तारित रूप से अध्ययन कराया हूं, वहां से आप उसको देखिए, तब जाकर आपकी जब भी आपकी समाकलन आती है, अवकलन आती है, वहां किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। अब यहां से देखिए आगे बढ़ते हैं, तो वो हमारा आ जाएगा v बराबर लेम्डा बटा 2 पाई एप्सिलॉन, और इसका सूत्र हो जाएगी log, आपका हो जाएगा R2 बाटा R1। कोई दिक्कत? ये किसका मान आया? यह v का मान आया। हमें धारिता निकालना है, तो c बराबर सूत्र क्या होता है आपका, q बाटा v। अब यहां से q और v का मान रख देंगे। v का मान कितना है, लेम्डा log R2 बाटा R1, और ये आपका हो जाएगा बाटा 2 पाई एप्सिलॉन। अब यहां से क्या करेंगे, 2 पाई एप्सिलॉन को ऊपर लेके चले जाएंगे, तो ये हो जाएगा 2 पाई एप्सिलॉन q, और नीचे बचेगा लेम्डा। लेम्डा का जो सूत्र होता है वो कितना होता है, चार्ज बाटा लेंथ। तब यहां से लिखेंगे q बाटा, इसका मान हो जाएगा l, और ये हो जाएगी log R2 बाटा R1। बात समझ रहे हैं? और यहां से इस q को कैंसिल कर देंगे, और l पुनः ऊपर चला जाएगा, तो c बराबर सूत्र हो जाएगी 2 पाई एप्सिलॉन l, अब बाटा में log R2 बाटा R1। कोई दिक्कत? ये बेलनाकार प्लेट संधारित्र के लिए धारिता का क्या हो गया, व्यंजक प्राप्त हो गया। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद हम लोग